औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टूडेंट्स पूरे हो चुके हैं। वेलकम टू द क्लास नंबर 34 ऑफ वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज की क्लास में हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो और इंशाल्लाह कोशिश करके CLI को भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि OLX के एप्लीकेशन जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई, जिन्होंने सबमिट करा दी है, दे आर द वन हु आर एलिजिबल। उनकी लिस्ट कल तक मैक्सिमम लग जाएगी, और उसके साथ उन लोगों की जो कि 2-3 है ज़रूर, बट उन्होंने कोशिश की कि शायद वो हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट वो डेफिनेटली नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं, बेवकूफ़ है नहीं। तो उनकी लिस्ट हम एक ग्रुप में बाकायदा रिलीज़ करेंगे जो कि एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, वो बात ये है कि हम अगर OLX एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वो तो मैंडेटरी है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, और आपको ये करना ही है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पास बहुत से रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर 1.5 महीने गुजारने के बावजूद आपने बहुत टाइम दिया, उसके बावजूद एक ऐसा टाइम दिया कि जिसमें हम फेसबुक का रेप्लिका, इंस्टाग्राम का रेप्लिका, व्हाट्सएप का रेप्लिका, हम दुनिया की बड़ी बड़ी एप्लीकेशन 1.5 महीने में बना सकते थे, वहाँ हमने OLX से बनाने में भी कोताही की है। तो उन लोगों को मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि आप लोग जो है, अब जाहिर बात है यार, अभी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप तो भाई लास्ट चांस देते हो, उस लास्ट चांस को भी आप अपनी बातों पे ही नहीं उतरते। कल रात का आपने बोला था अभी तक लिंक ऑन है। तो भाई जिन्होंने सबमिट करा दिया है ना अभी तक, दे आर द वन के जो कि एलिजिबल है, फाइनल एलिजिबल है फॉर द एक्सेसिंग टू द हैकाथॉन। मैं OLX की एप्लीकेशन का 3 दिन और टाइम दे रहा हूँ, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात के 12 बजे तक जो जमा करवाएगा उसके हैकाथॉन में एलिजिबल तो हो जाएगा, बट हैकाथॉन में अभी से उसके 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। यानी उसको मार्क्स तो 100 से मिलेंगे, और जो भी मार्क्स आएंगे उसमें उसके 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारी टीम से मशवरा करने के बाद जो है हमने फाइनल किया कि, क्योंकि इनके गौस और बासित के पास भी काफ़ी इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। गौस, अगर तुम यहाँ लगा दोगे ना तो इट वुड बी बेटर। नहीं लगेगा तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी जो आपको बतानी थी। नहीं, अभी पब्लिक ना करें क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर आप लोग पब्लिक कीजिएगा वेडनेसडे के बाद ही, ठीक है। तो दैट्स इट, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। हैकाथॉन इज जस्ट फार अवे, अबाउट प्रोबेबली 2 to 3 क्लास। उसके बाद एक टाइम होगा अच्छा खासा, एक टेन्योर होगा जिसमें आप लोग जो है अपना असाइनमेंट जो भी आप लोग प्रिपेयर करोगे अपने आप को 4 वीक्स के टाइम में, और उसके बाद इंशाल्लाह हैकाथॉन होगा। हमने अभी हैकाथॉन को डिसाइड किया है, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 27 दिसंबर। हम देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत फील हुई तो हो सकता है उसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें, बट हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है एक्सटेंड करने की। और हम हैकाथॉन का इंशाल्लाह 27 ऑफ दिसंबर को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू गॉस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास कंप्यूटर भी माशाल्लाह अच्छा वाला आ गया है ना मसीह? बिल्कुल ऐसे। और इसमें हमने एक्सपो को इंस्टॉल भी कर लिया है, और एक्सपो का एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके रख लिया है।
तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या खुला हुआ है बासित? अच्छा सही है, मैंने बंद कर दी। चलो आप दोबारा खोल लेना ना फिर। अच्छा जी, तो हमने एक प्रोजेक्ट बना के रख लिया था जो कि एक्सपो का था। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैंने कोई टास्क दिया था शायद। मैंने कहा था कि आप लोगों को खुद से एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसको स्टार्ट करके देखना है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख देना है, सिर्फ इतना करना था। तो किस किस ने वो कर लिया, मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें। टास्क में ये दिया था कि सिर्फ एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना था और उसको स्टार्ट करके देखना था, बस और कुछ नहीं था। तो ज़बरदस्त भाई शयान अली ने भी कर लिया, हमजा अहमद ने भी कर लिया, हमाद सिद्दीकी ने भी कर लिया। ज़बरदस्त, काफ़ी सारे लोगों ने वो जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया, सबने कर लिया है तकरीबन लोगों ने। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। मैं भी स्टार्ट करके इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ था, मैं इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। बासित इसमें पावर मिरर कर दिया था? ठीक है, वो हम खोल लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कमेंट करके ज़रा कि ए पावर मिरर किस किस ने इंस्टॉल कर लिया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ए पावर मिरर किस किस ने इंस्टॉल कर लिया है। शयान अली बोल रहे हैं नहीं किया सर, नहीं किया। ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है, ज़्यादातर लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो भाई? मोहम्मद अमीन जाहिद ने कर लिया भाई, ज़बरदस्त मोहम्मद अमीन, आपने कर लिया। क्यों करा ये भी बता दो। वजाहत खान बोल रहे हैं वो तो नहीं करना था। ठीक है भाई, तो ए पावर मिरर का अच्छी बात है, तो सबको याद था कि ए पावर मिरर जो था वो सिर्फ मेरे लिए था। मैंने क्यों इंस्टॉल करा है, ताकि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा सकूं। ठीक है, इस वजह से हमने ए पावर मिरर इंस्टॉल किया था, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया है वो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, और बाकी सबको, जिन लोगों को समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। तो बासित हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं एंड्रॉयड फ़ोन अपना। तो मैं अपना मोबाइल इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। मुख्तियार भाई ले लिया आपका नाम, बस नहीं किया आपने भी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपना फ़ोन जो है वो इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ जाए। उम्मीद है बासित आज जो है वो सब तरफ पैटर्न लगा के आए होंगे, सही है बासित? ठीक है भाई, हो गया ना, मोबाइल भी तो इधर चाहिए होगा। हारिस अली खान भाई, दुबई में बैठे हो क्या? अभी भी तो दुबई में होता है। तो एक्सपो की ऐप हमने इसमें खोल ली और हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। इसको स्टार्ट कर देता हूं मैं, एक्सपो स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने की, अच्छा एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं पहले, लगे हैं 2-4 रुपये वासे, तभी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने ये करा था कि सबसे पहले हम एक्सपो पढ़ने जा रहे थे, ऐसा ही। तो एक्सपो की इंस्टॉलेशन हमने कैसे करी थी? हाँ, गूगल पे आके हमें सर्च करना। ये कौन सा ब्राउज़र खुला हुआ है, इसको बंद कर दे।
क्रोम में आ जाते हैं और सबसे पहले गूगल पे आके हमें एक्सपो की वेबसाइट पर आ जाना है। मैंने लिखा एक्सपो की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुल गई है। मैं इस वेबसाइट पर आ गया expo.io, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि एक्सपो क्यों है और हम पहले एक्सपो क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो मैं कैनी ऐप रन इट एवरीवेयर, तो गेट स्टार्टेड मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्विक स्टार्ट में इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया था। एक्सपो को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कमांड चलानी होगी npm install --global expo CLI। --global का आप सबको पता होगा हम क्यों करते हैं, और एक्सपो CLI को इससे मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट बनाने का क्या तरीका है, जो कि रिएक्ट में तरीका था न्यू प्रोजेक्ट बनाने का। कैसे हम बनाते थे, npx create react app और प्रोजेक्ट का नाम। इसी तरह से एक्सपो का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है एक्सपो। जब आप अपने सिस्टम में एक्सपो CLI को इंस्टॉल कर लेंगे तो एक्सपो जो है आपको ग्लोबली आपके पूरे सिस्टम में अवेलेबल होगा। तो आप एक्सपो को यूज करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे एक्सपो इनिट और प्रोजेक्ट का नाम। जूम कर देते हैं। इंस्टॉलेशन की कमांड है npm install --global expo CLI, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है expo init my project। जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो आप लिख देंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद ये सारी फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। फाइल्स जब तक, अच्छा फाइल्स थोड़ा सा देख लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते थे उसमें भी फाइल्स हमारे पास आ जाती थी, और हमें पता है कि सारी जो फाइल्स है क्यों आती है। package.json का हमें पता है, babel config.js ये क्या काम करता है, ये एक्सपो पे जो हम चीजें बना रहे हैं उसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए है। और app.json क्या करता है, एक्सपो की ऐप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐप का नाम, ऐप का स्लोगन, ऐप का वर्जन, तो वो सारी चीजें हम लिखते हैं app.json में। जितनी भी ऐप की इंफॉर्मेशन की चीजें, मतलब ऐप का जो नाम है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप के आइकन के नीचे व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो जो नाम होता है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी जूम कर देते हैं, ठीक है। इस फाइल में आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, और स्लोगन दे सकते हैं, वर्जन आप दे सकते हैं। वर्जन का आप सबको पता होगा क्या होता है। जैसे कि व्हाट्सएप में अपडेट आती है कोई, तो उसका एक वर्जन जो है वो अपडेट हो जाता है, और आप गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हैं जाके कि व्हाट्सएप का अभी करंट वर्जन जो है वो क्या है। तो इसी तरह से जो हम अपनी ऐप बनाने जा रहे हैं उसका वर्जन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है, शुरू में डिफॉल्ट ये आ रहा है 1.0.0। अच्छा, ओरिएंटेशन यहाँ पे दी हुई है पोर्ट्रेट। अच्छा, ओरिएंटेशन से क्या मतलब कि आपने काफी देखा होगा कि अगर गेम की कोई ऐप है, आपने देखा होगा जैसे पबजी आजकल चल रहा है, जैसे ही हम ऐप खोलते हैं तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप पे आ जाती है। ऐसा ही जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं उसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप हो जाती है। नॉर्मली जो हम ऐप बनाते हैं वो पोर्ट्रेट पे ही होती है। अगर कोई इस तरह की ऐप बना रहे हो जिसमें स्लाइड्स हो या फिर गेम वगैरह टाइप की बना रहे हो तो उसमें हम लिखते हैं, उसमें हम यूज करते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया आइकन। आइकन क्या करता है, जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एक आइकन आपको शो हो रहा होता है, फेसबुक है, फेसबुक की ऐप का आइकन आपको शो हो रहा होता है, तो वो आइकन यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये आइकन देखें एसेट्स के फोल्डर में इन्होंने रखा हुआ है डिफॉल्ट पे icon.png। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाला आइकन बना हुआ आएगा जब आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है, स्प्लैश का मैं थोड़ा सा बताऊं कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो या मैसेंजर करते हैं, आजकल आपने देखा होगा वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है व्हाट्सएप, और नीचे बॉटम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है फ्रॉम फेसबुक, ठीक इसी तरह आ रहा होता है। और जब आप मैसेंजर ओपन करते हैं तो उसमें भी यही होता है मैसेंजर, और बॉटम पे लिखा हुआ होता है फ्रॉम फेसबुक। तो वो जो स्क्रीन आपको स्टार्ट में नजर आ रही होती है वो होती है स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। वो स्प्लैश होती है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर वो आपकी जो ऐप है वो ओपन हो जाती है। तो ये वही है स्प्लैश स्क्रीन, ये वही है। आप इसका रिसाइज मोड दे सकते हैं। अच्छा, CSS की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, रिसाइज मोड क्या करती है, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। जी अदील खान बोल रहे हैं वेलकम स्क्रीन, तो बिल्कुल इसको वेलकम स्क्रीन भी हम बोल सकते हैं, वेलकम स्क्रीन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें आप अपनी मर्जी की भी बना के दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ये आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने पहले से बना के रखी हुई है, इस तरह की कुछ आपको नजर आएगी स्प्लैश स्क्रीन, तो आप स्प्लैश स्क्रीन अपनी भी यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा अपडेट से ये कुछ इसका पैकेज है, फॉल बैक टू कैशे टाइम आउट, इससे अभी हमारा कोई काम नहीं है। एसिड बंडलर पैटर्न ये भी हम आगे देखेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। अच्छा iOS में यहाँ पे दिया हुआ है सपोर्ट टैबलेट कि ये ऐप टैबलेट पे सपोर्ट करे, तो यहाँ पे ट्रू पास करा हुआ है, तो टैबलेट में भी ये डाउनलोड होके आराम से चल जाएगी। इसी तरह से एंड्रॉयड पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई कि एडेप्टिव आइकन है जो कि नोटिफिकेशन में आता है। क्या आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें छोटा सा एक आइकन होता है, तो वो आइकन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह से वेब है जो कि हम इसमें करेंगे नहीं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि app.json की फाइल में थी। अगर किसी ने PWA पढ़ी हो तो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। PWA में भी एक जो फाइल होती है वो app.json की होती है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये वही फाइल है, उसी तरह से वर्क कर रही है। इसके अलावा app.js है। रिएक्ट के अंदर सबसे मेन फाइल हमारी कौन सी होती है? index.js। ऐसा ही है, रिएक्ट के अंदर सबसे मेन फाइल होती है हमारी index.js, जिसमें हमने ऐप के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया हुआ होता है और यूज करा हुआ होता है। एक्सपो के प्रोजेक्ट के अंदर सबसे मेन फाइल जो हमारी होती है वो होती है app.js। ठीक है, सबसे मेन फाइल app.js है जिसमें हम ये सबसे मेन फाइल है। बाकी जो दूसरी फाइल्स वगैरह बनाएंगे उनको सबको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ओरिएंटेशन में कुछ नहीं था। ओरिएंटेशन आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे जो आ रही है वो पोर्ट्रेट आ रही है। जैसे आप सेल्फी बोल रहा हूँ, पिक्चर लेते होंगे तो पिक्चर में आजकल ये होता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट में ले लो, वहाँ पे लैंडस्केप में ले लो, तो ये वही वाली चीज़ है। वही वाला जो पिक्चर पोर्ट्रेट में लेते हैं तो हमारी ऐप जो है पोर्ट्रेट पे चलेगी। जैसे कि मोबाइल में होता है कि जब मोबाइल की ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं, मोबाइल को लैंडस्केप की तरफ लाते हैं, तो ऐप जो है वो लैंडस्केप पे कन्वर्ट हो जाती है। काफी सबको ही पता होगा इस चीज का, कि आप लोगों ने नोट भी करा होगा कि आप मोबाइल को जब लैंडस्केप की तरफ करते हैं तो आपकी जो ऐप होती है वो उस लैंडस्केप पे आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, जो ऐप है आपकी वो पोर्ट्रेट पे चलनी चाहिए या लैंडस्केप पे। तो ज्यादातर ऐप जो चल रही होती है वो पोर्ट्रेट पे ही चलती है, और गेम अगर कोई बनाता है तो गेम लैंडस्केप पे चलता है। तो ये वो ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो app.js मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फाइल है app.js। आप जो भी इसमें कंपोनेंट्स बनाओगे, फाइल्स बनाओगे, सारी इंपोर्ट होगी, यूज होंगी app.js में। अच्छा, .getignore की फाइल ये आपको पता है क्या करती है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नोट मॉड्यूल्स भी आपको पता है। एसिड्स के अंदर क्या है, जो हमारे आइकन है, एक हो गया अडेप्टिव आइकन, फेविकॉन png, icon.png, splash.png, मतलब जितनी भी इमेजेस वगैरह या दूसरी फॉन्ट्स वगैरह होंगे वो एसिड के फोल्डर में आ जाएंगे। अच्छा, एक्सपो शेड ये एक्सपो की तरफ से फोल्डर है, इसका हमारा कोई काम नहीं होता। और .expo ये भी एक्सपो की तरफ से एक फोल्डर है, इसमें भी हमारा कोई काम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये फाइल्स जो है आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी फाइल का क्या काम है। तो आगे बढ़ते हैं, ऐप को अपने स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो मैं आ गया अपने फोल्डर में जहां पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। यहाँ पे मैंने CMD खोल लिया और CMD में आके मैंने लिख दिया एक्सपो स्टार्ट। अच्छा, एक्सपो स्टार्ट होगा तो आपके पास ब्राउजर में ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको जरा क्रोम पे खोल लेता हूँ क्योंकि ये ओपेरा पे खुल रहा है। मैं इसको क्रोम पे ले आता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ओपेरा पे मैं आ गया, क्रोम पे मैं आ गया। अब देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है जब आपने एक्सपो स्टार्ट करा, और लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आप देखेंगे तो आपको एक QR कोड नजर आ रहा होगा। तो इस QR कोड के जरिए आप इस एक्सपो प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल में चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पहले ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ऊपर वाली की भी हम बात करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो डिफॉल्ट इसने दिया है वो है लेंथ, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन जो है वो है टनल, और तीसरा ऑप्शन जो है वो लोकल। लोकल इतना यूज नहीं होता, हम टनल ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं और लैन भी यूज करते हैं। अच्छा, टनल किस लिए है? टनल पे जब आप इसको करते हैं तो टनल इसलिए होता है कि अगर आप टनल पे इसको करेंगे तो आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट का एक्सपो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे कराची में बैठ के, अगर कोई इस्लामाबाद में तो वो इसको, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कोई इसको स्कैन ना करे, बल्कि मैं यहाँ पे ये लगा दूं ताकि इसको कोई स्कैन ना करे, ताकि हमें इशू ना आए, ठीक है। तो अगर आप टनल यूज कर रहे हैं, तो अगर आप कराची में बैठे हुए और एक्सपो स्टार्ट आपने करा है और आप प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में या इस्लामाबाद में कहीं पर भी बैठ के चलाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप टनल पे उस प्रोजेक्ट को कहीं पर भी चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लैन क्या करता है? अगर आप इसको लैन पे रखेंगे तो सेम नेटवर्क पे आप प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। मतलब मेरा भी वाईफाई सेम हो, मतलब जो मेरे मोबाइल में वाईफाई चल रहा है वो भी सेम हो, और जो कंप्यूटर में वाईफाई चल रहा है वो भी सेम हो। अगर आपका नेटवर्क सेम होगा तो आप इसको लैन पे चला सकते हैं। लोकल भी नेटवर्क की तरह ही काम करता है, लेकिन लोकल इतना हम यूज नहीं करते, हम टनल और लैन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन ऑन एंड्रॉइड डिवाइस एमुलेटर। एक ऑप्शन आ रहा है कि इसको आप एंड्रॉइड डिवाइस या एमुलेटर पे भी रन कर सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह से होगा? आपको एक एमुलेटर, अच्छा एमुलेटर वैसे हैंग बहुत करता है। अच्छा ये होगा कि आप इसको अपने मोबाइल पे चलाएं। उम्मीद है सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा। अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो फिर भी हम एंड्रॉयड एमुलेटर भी बता देंगे कि कौन सा एमुलेटर आपको यूज करना है। तो लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको मोबाइल पे ही चलाइएगा। एमुलेटर हम इसका कब देखेंगे? जब हम कस्टम रिएक्ट नेटिव की तरफ जाएंगे तो उसका एमुलेटर भी हम देख लेंगे। अगर आपके पास iOS का सिमुलेटर है, मतलब वही एमुलेटर है, तो आप इसको iOS के एमुलेटर पे भी चला सकते हैं। अच्छा, रन इन वेब ब्राउजर, इसको वेब ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं। सेंड लिंक विद ईमेल, आप इस लिंक को ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश और रिपब्लिश प्रोजेक्ट, पब्लिश करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश भी कर सकते हैं। तो पब्लिश वगैरह क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको एंड्रॉयड डिवाइस पे रन करना है या एमुलेटर पे रन करना है तो आपको क्या करना होगा? अपना जो एमुलेटर है उसको रन करना होगा। रन करने के बाद डायरेक्टली आके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको एंड्रॉयड एमुलेटर के ऊपर प्रोजेक्ट को चला के दे देगा। अच्छा, अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं अपनी डिवाइस पे यूजिंग क्यूआर कोड, ठीक है। तो क्यूआर कोड हम स्कैन कर लेते हैं, इसका क्यूआर कोड बासे स्कैन कर दो जरा। ए पावर मिरर में भी हम देख लेते हैं। देखो मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया इसका, और देखें यहाँ पे बिल्ड बनना स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये बिल्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक्सपो जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, तो हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक एक्सपो बढ़ रहा है। बाकी फिर जब हम रिएक्ट नेटिव CLI पे आ जाएंगे तो हमें ये लोडिंग वगैरह का इतना टाइम नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। ये रन हो रहा है, बिल्ड बन रही है, 98 हो चुकी है और फिनिश। अच्छा, एक लोडिंग जो है वो आपके मोबाइल के अंदर भी चल रही होगी। तो मेरी ऐप जो है वो रन हो चुकी है। अच्छा देखिए, अब ये कौन सी फाइल रन हुई ये बता रहा है कि ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। ये खुद भी बता रहा है कि आप app.js की फाइल को ओपन करें और स्टार्ट कर दें अपनी वर्किंग, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है किसी ने स्कैन कर लिया है, क्या हो गया वैसे देखना। मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। एक्सपो रन मैंने ऐसे किया कि आप प्रोजेक्ट में आए, जैसे आप npm स्टार्ट करते हैं तो npm स्टार्ट ही लिख दें। जैसे कि आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, तो आप इसमें भी npm स्टार्ट लिख सकते हैं। एक्सपो की ऐप खोल दो, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे app.js की फाइल मेरे पास खुल गई है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप।
हाँ, लैन पे भी इसको चला सकते हैं हम, क्योंकि हमारा सेम नेटवर्क है, लैन पे भी इसको हम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें चेंजेस कैसे करें, मैं आ गया app.js में, और यहाँ पे देखें जो app.js में लिखा हुआ आ रहा है वही यहीं पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो कुछ रिएक्ट में था इसमें सब वही है, बिल्कुल सेम रिएक्ट है, ये कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज क्या है, इसकी यूआई का, ये जो इसके मतलब रिएक्ट में हम क्या करते थे, HTML के एलिमेंट्स यूज करते थे, ठीक है। आप ऐसा समझ लें कि रिएक्ट में आप मटेरियल बूटस्ट्रैप शायद किसी ने करी हो या मटेरियल यूआई करी हो, आप वो यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था, आप कंपोनेंट को इंपोर्ट करते थे और नीचे यूज करते थे, ऐसा ही था। तो आप इसको ऐसा समझ लें कि इसमें भी अगर आपको कोई कंपोनेंट यूज करना है तो आप उसको पहले रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे देखें जैसे कि डिव हम बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, तो डिव की जगह यहाँ पे हम बना रहे हैं व्यू, और पैराग्राफ हेडिंग वगैरह जो हम बनाते हैं तो उसकी जगह यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। व्यू भी रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हुआ है और टेक्स्ट भी रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हुआ है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, स्टाइल शीट, ये भी रिएक्ट नेटिव से हो रही है। अच्छा, स्टाइल शीट हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, अगर हमें स्टाइलिंग करनी हो, स्टाइलिंग करने के लिए हमें एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ती है जिससे रिएक्ट नेटिव की ऐप को स्टाइल करते हैं। अच्छा, ये चीजें समझ लेंगे। सर बासित भी आके आपको थोड़ा सा ये समझा देंगे कि यूआई वगैरह की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से वर्क करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम रिएक्ट पढ़ लेते हैं तो हमने पढ़े थे क्लास कंपोनेंट, ऐसा ही है। और यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है फंक्शन कंपोनेंट, तो थोड़े से फंक्शन कंपोनेंट इसमें हम देखेंगे पहले कि क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। और फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट हम यूज नहीं कर सकते, तो स्टेट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं वो देख लेंगे। लाइफ साइकिल हम इसमें यूज नहीं कर सकते, तो लाइफ साइकिल की जगह क्या यूज करते हैं वो भी हम इसमें देख लेंगे। क्लियर हो गया सबको ये बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ऐप को स्टार्ट करके देख लिया। अच्छा, थोड़ा सा चेंज भी करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए ऐप जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। वैसे तो आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ इसके ऑप्शन होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी जरा मोबाइल को चेक करोगे आप तो ऑप्शन आएगा। तो ये रीलोड हो गया है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। मोबाइल को चेक करो थोड़ा, वो ऑप्शन आ जाए ना सामने, बस सही। अच्छा, ये ऑप्शन होते हैं कुछ, जब आप एक्सपो का प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ये किस तरह से आते हैं, जब आप मोबाइल को चेक करेंगे थोड़ा सा तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। जब आप मोबाइल को चेक करेंगे तो जैसे हमने अभी चेक करा तो ये मोबाइल के हमारे सामने ये ऑप्शन खुल गए। ऐप का नाम लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐप का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एचडी के वर्जन आ रहा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है रीलोड का, अगर आप जो चेंज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड, ये जो लिंक है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। गो टू होम का जो लिंक है इससे आप गो टू होम पे जा सकते हैं, एक्सपो की ऐप के होम पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ रहा है डिसेबल फास्ट रिफ्रेश, तो इससे क्या होता है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो फास्ट रिफ्रेश नहीं होगा बल्कि मुझे रीलोड करना पड़ेगा बार बार। और अगर मैं इसको इनेबल करा हुआ है, देखें अभी ये इनेबल है, तो अभी क्या होगा, जो भी मैं चेंज करूंगा ये खुद से ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा ऐप को। तो ये इनेबल हो तो अच्छा है, ठीक है। फास्ट रिफ्रेश जो है वो इनेबल होना चाहिए तो अच्छा है। इसको क्या हो रहा है गूगल असिस्टेंट को, असल में वो मोबाइल चार्ज पे ही लगा हुआ है। चार्जर इधर ले आओ ना यार।
मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो रहा है। हाँ भाई, चार्जिंग खत्म हो रहा है अब। तो चार्ज पे लगा लेते हैं। बोलिए। पावर प्लग 3 प्लग है। तुम्हारी केबल भी तो छोटी है। तो मोबाइल जब तक चार्ज हो रहा है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, वो फास्ट रिफ्रेश का मैं आपको बता रहा था। फास्ट रिफ्रेश क्या करता है कि अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो जब जब आप चेंज करेंगे तो वो खुद से ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन था रिमोट डिबगिंग का। रिमोट डिबगिंग का ऑप्शन क्या करता है कि रिएक्ट में जब हम console.log लिखते थे तो वो तो हम डायरेक्ट ब्राउजर के कंसोल पे जाके देख लेते थे, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम console.log रिएक्ट नेटिव में लगाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स हमें कहाँ मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ मिलेगा। ये नहीं हटेगा भैया। सही। तो उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा। अच्छा, मेरा मोबाइल भी तकरीबन चार्ज हो गया है। मैं अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लूँ अगर। चलती है चलती है। अच्छा, मैं इसको अपने मोबाइल में चला लेता हूँ। बात तो अपना मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट कर दो ना। हो गया। वहाँ से कैसे हो गया। ये पावर मिरर की ऐप में जाओ और उसको ना डिस्कनेक्ट कर दो। नहीं। हाँ, हो गया। हो गया। हो गया। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरी भी चार्जिंग आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन मैंने अपना चार्ज पे लगाया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट करा हुआ था ना शुरू में। अब बैक पे कैसे जाएंगे हम। मैं इसको बंद करके दोबारा खोल लेता हूँ। ये पावर मिरर मैंने स्टार्ट कर लिया है और इसमें मैं अब कनेक्ट कर लेता हूँ iOS।
आ गई सर, बहुत अच्छा हो गया, आवाज़ आ गई सबको। तो मैं आपको ये बता रहा था, शुरू से बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई मोबाइल नहीं है और ना आपके पास कोई अच्छा लैपटॉप है, तो आप एक्सपो को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसका यूआरएल है snack.expo.io, जो कि मैंने कमेंट भी कर दिया है। तो मैं snack.expo.io पे आ जाता हूँ। ये एक पूरा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं और यहाँ पे डिवाइस पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी लोडिंग होती है, जैसे कि अभी ये 3 2 1 इसने लोडिंग ली, और कभी कभार ये ज़्यादा लोड भी ले लेता है, कभी ये 10 सेकंड भी दिखा देता है, कभी इससे ज़्यादा भी दिखा देता है, तो ये आपको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप एक्सपो की ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्ट नेटिव CLI को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपो की ऐप को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऐप को चला दिया है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को भी रन कर देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो स्क्रीन पे मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ गया। अच्छा जी, तो मैं स्क्रीन सबको नजर आ रही है, कोड इसका बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। मुझे जरा कमेंट करके बता दें कि कोड सबको क्लियर नजर आ रहा है। तो अब उम्मीद है ये क्लियर नजर आ रही होगी स्क्रीन। थी ब्लैक थीम हो सकती है। अच्छा, जूम थोड़ा सा हम कर देते हैं, इस पे जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी जी, तो सबको क्लियर है। डार्क थीम का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर किसी को मिल गया है तो मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें कि इसकी जो डार्क थीम है वो कहाँ से। अच्छा, एडिटर, ये रिसेटिंग, ठीक है, डार्क थीम, ठीक है, मैंने इसकी डार्क थीम कर दी है। अब उम्मीद है आपको कोड जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी लोडिंग इसने दोबारा ले ली है, 5 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को चेंज करा हेलो वर्ल्ड, तो इसने राइट साइड पे मुझे एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर इसने हेलो वर्ल्ड दिखा दिया। दोबारा से रीलोड हुआ है तो दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि रिएक्ट के टाइम पे हमने क्लास कंपोनेंट पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि जब हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करेंगे तो उसमें फंक्शनल कंपोनेंट भी हम पढ़ेंगे। फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट होते क्या है। क्लास कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से हम एक्सटेंड करवाते हैं, और जबकि फंक्शन कंपोनेंट जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट का एक प्योर फंक्शन होता है, जो सिंपल फंक्शन होता है जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, वही इसमें फंक्शन कंपोनेंट है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम ऐप हमने रख दिया, और उसके अंदर हम रिटर्न करवाते हैं अपनी JSX। तो JSX तो यहाँ है नहीं, हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स है वो रिटर्न करवाते हैं। तो ये है क्लास कंपोनेंट, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा, फंक्शन कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि हम स्टेट यूज नहीं कर सकते, तो स्टेट की जगह हम इसमें यूज करते थे हुक्स। ठीक है, तो हुक्स की मदद से हम इसमें स्टेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हुक्स हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें यूज होते हैं। अच्छा, बाकी प्रॉप्स स्टेट वगैरह जो थी सब बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह क्लास कंपोनेंट में करती थी। प्रॉप्स आप यूज करते थे, पेरेंट से चिल्ड्रन को देते थे और चिल्ड्रन से पेरेंट को अगर कोई डेटा आप देते थे, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से सब चीजें वर्क करेगी। अच्छा, रिडक्स हमने लगाई थी रिएक्ट के अंदर, तो बिल्कुल सेम तरीके से रिडक्स हम इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसमें भी रिडक्स हम लगा सकते हैं। तो हम हुक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमें इसमें स्टेट यूज करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो स्टेट यूज करने के लिए सबसे पहले आप एक मेथड को इंपोर्ट करवाते हैं जो कि यूज स्टेट है, जहां पे आपकी रिएक्ट इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट स्टैटिक एज रिएक्ट, वहीं पर ही आप एक हुक को इंपोर्ट करवाते हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। ठीक है,
यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा थोड़ा सा ये लोड लेता है, इस वजह से टाइम ले रहा है। यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट बना लिया। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें स्टेट को किस तरह से यूज करते हैं यूजिंग हुक्स। तो यूज स्टेट का एक मेथड था जो कि मैंने इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट यूज स्टेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट, और इसको हम यूज कैसे करेंगे, आपको आपने याद होगा आपने पढ़ी थी डी स्ट्रक्चरिंग, जो कि ऑब्जेक्ट की भी हम कर सकते हैं और एरे की भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डी स्ट्रक्चरिंग को यूज करते हुए हम यूज स्टेट को यूज करेंगे। किस तरह से, आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए। अच्छा इसमें फर्स्ट वो वैल्यू रखनी है जो कि स्टेट की वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर मैंने रख दिया नेम। अच्छा दूसरी इसमें दूसरा जो होता है इसमें होता है फंक्शन। पहली में स्टेट की वैल्यू होती है, दूसरी में इसका फंक्शन होता है। वो फंक्शन जिसको कॉल करके आप स्टेट को चेंज करवाएंगे। इक्वल टू लगा दिया आपने और यहाँ पे लिखा यूज स्टेट और इसको कॉल करवा दिया। तो ये यूज स्टेट का एक तरीका है। अच्छा वैल्यू आप इसमें किस तरह से देंगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि रिएक्ट में हम नॉर्मली किस तरह करते थे, हम रिएक्ट में इस तरह से स्टेट बना देते दिस डॉट स्टेट, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते थे नेम और यहाँ पे नेम की वैल्यू कॉस। इस तरह से कुछ स्टेट बनाते थे। और देखिए फंक्शन कंपोनेंट में हम किस तरह बना रहे हैं, हमने रिएक्ट को यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट से। अच्छा उसकी डी स्ट्रक्चरिंग हमने करवा ली। मैंने लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। अच्छा जूम में कर देता हूँ जितना हो रहा है मजीद देख ले। ये हम बंद कर देते साइड बार अगर हो जाए। साइड बार इसमें मेरे ख्याल से बंद नहीं होती, तो इसको इतना हम जूम कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता ये। तो नॉर्मल रिएक्ट में जो क्लास कंपोनेंट हम यूज करते थे उसमें हम दिस डॉट स्टेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज बनाते थे। तो क्लास फंक्शन कंपोनेंट में अगर हमें स्टेट को यूज करना है तो हम यूज स्टेट की हेल्प लेंगे। यूज स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे और उसकी डी स्ट्रक्चरिंग करवाएंगे। डी स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है नेम, वो इसकी प्रॉपर्टी होगी जो कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा दूसरी में मैंने लिखा हुआ है सेट नेम, ये एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप नीचे आके सेट नेम और आर्गुमेंट पास कर देंगे वैल्यू, तो वो क्या करेगा इस स्टेट की वैल्यू को जाके अपडेट कर देगा। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, जो कि ऊपर नेम की प्रॉपर्टी में मैंने वैल्यू पास की हुई है गॉस। तो जहां पे आपने यूज स्टेट को कॉल करा है वहां पे आप इसके अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गौस अहमद। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप इस तरह से दे सकते हैं। आपने जहां पे यूज स्टेट कॉल करा है उसके अंदर आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के नेम को टारगेट करूंगा तो देखिए मेरे पास नेम उठा के ले आएगा। अच्छा ये रुक गया, इसको दोबारा से मैं प्ले कर देता हूं। आप पूरे कंपोनेंट में कहीं पर भी नेम को कॉल करेंगे तो ये वाली वैल्यू उठा के ले आएगा। तो ये लोड हो रहा है, हम देख लेते हैं कि नेम के अंदर हमें क्या मिल रहा है। थ्री हो गया और उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेम के अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो नेम की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक हमने डिस्ट्रक्ट करवाई है, आप इसको पूरे कंपोनेंट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए गौस अहमद, जो कि यूज स्टेट के अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है। अच्छा पहले हम थोड़ी सी फंक्शनल चीजें देख रहे हैं, फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, यूज स्टेट वगैरह किस तरह वर्क करता है, और बाकी जो यूआई है इसकी वो हम इंशाल्लाह प्रॉपर पूरी पढ़ेंगे। तो ये ऐप रन हो गई है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा दोबारा से मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैंने कहा नेम, अभी तक ये पुराना वाला ही दिखा रहा है, शायद लोड नहीं हुआ है सही से।
मैंने इसको चेंज करा तो देखें यहाँ पे गौस अहमद इसने दिखा दिया है मुझे। ठीक है, गौस अहमद इसने मुझे दिखा दिया है। अगर मैं चाहता हूं कि एक और स्टेट की प्रॉपर्टी बनाऊं तो मैं इसी को नीचे कॉपी कर लूंगा, यहां पे मैं बोल दूंगा ईमेल, मैंने कहा ईमेल, और इसका जो फंक्शन है उसमें मैंने रख दिया सेट ईमेल, और इसके अंदर मैं अपनी ईमेल लिख देता हूं gauss@gmail.com। अच्छा, अब ये ईमेल भी मुझे अपने कंपोनेंट में यूज करनी है। अच्छा, मोबाइल अभी हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हो गया है कि मेरा मोबाइल में भी चार्ज नहीं है। मेरा असल में है भी आईफोन जो कि कनेक्ट नहीं हो रहा है इससे ना, जो ए पावर मिरर मैंने करा हुआ है उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे मोबाइल पे एक्सपो चल तो जाएगा, वो भी कम है ना फिर, क्योंकि एक्सपो जो है ना वो थोड़ी सी चार्जिंग ज़्यादा लेता है, तो 10% 9% पे हम चलाएंगे तो वो भी नहीं रहेगी। तो अभी इसी वजह से मैं फंक्शनल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें हमारी इसके लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम समझ जाए, जब यूआई के ऊपर जब हम आएंगे, डिज़ाइन के ऊपर हम आएंगे, स्टाइलिंग के ऊपर आएंगे, तो हम फिर मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल, यूज स्टेट जो है वो हमारे स्टेट की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि स्टेट हम बनाते थे प्रॉपर्टी स्टेट में, और जब उसको हम अपडेट करते थे तो बिल्कुल रीरेंडर होता था, बिल्कुल उसी तरह से ये वर्क करेगा। जब आप इसको सेट करवाएंगे तो रीरेंडर होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना ली है नेम के नाम से, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बना ली है ईमेल के नाम से। तो नेम को मैंने यूज कर लिया नीचे टेक्स्ट के अंदर, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे ईमेल को भी मैं यूज कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो पहले वाले में गौस अहमद लिखा हुआ आना चाहिए, दूसरे वाले टेक्स्ट में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आना चाहिए, जो कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी। गुलाम कादिर का क्वेश्चन है कि एप्पल में एंड्रॉयड ऐप की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एप्पल एंड्रॉयड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं तो वो चीज़ एंड्रॉयड के लिए भी बन रही है और एप्पल के लिए भी बन रही है। तो एप्पल पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और उसको बाद में एंड्रॉयड पे भी चला सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करके देख लेता हूँ, अगर कनेक्ट हो जाए तो मैं मोबाइल पे आ जाते हैं हम, वरना एमुलेटर पर ही रहते हैं। अच्छा, मुझे इस तरह ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ इसके अपने मोबाइल में। अच्छा, मैं आईफोन अपना थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो हम इसमें कर लेते हैं, वरना हम ऑनलाइन ही रखते हैं। अच्छा, ऐप मेरे पास डाउनलोड हो रही है, जब तक हम ऑनलाइन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ही चल रहा था, अभी तक नहीं चला। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रही है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं।
तलहा सिद्दीकी कह रहा है मोबाइल में एरर आ रहा है कंपोनेंट एक्सेप्शन का, तो आप प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा रन करें तो ये एरर हट जाएगा खुद ही। वहाब सिद्दीकी यूज स्टेट आप किस तरह से चला रहे हैं जो वर्क नहीं कर रहा? यासिर कुरैशी इसमें मीडिया क्यूरी यूज नहीं होती। वैसे अगर कोई लाइब्रेरी हो तो उसके जरिए आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फ्लैक्स यूज करते हैं जिसके जरिए आप रिस्पॉन्सिव ऐप को बना सकते हैं। iOS में मैं आ गया। हाँ अनस, मैं ना ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर वही हम इसका हल निकालेंगे, यूएसबी से कनेक्ट करेंगे। एप्पल ऐप बनाने के लिए आईफोन ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, आईफोन ज़रूरी है, लेकिन आप बना इसको कहीं पर भी सकते हैं, एंड्रॉयड पे या iOS पे। लेकिन जब आप इसको एपी के जैसे बिल्ड होती है, जब बिल्ड आप बनाएंगे, जैसे एंड्रॉयड की फाइल होती है तो वो बनाएंगे तो उसके लिए एंड्रॉयड चाहिए होगा, अगर iOS आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको आईफोन चाहिए होगा। ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्या बताएं आपको। इसीलिए हमने लास्ट सिस्टम जो है वो मैं दिखा दूं सर, तो दिखा देते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है। बहुत अच्छी मशीन है ये जियोन की सर्वर की, और इसकी जो रैम है वो 32 GB है। तो अब तो ऐसा सिस्टम रख दिया कि यहाँ पे अच्छा है भी, इसमें एस एस डी भी लगी हुई है, 32 GB इसकी रैम है, और जियोन की सर्वर मशीन है। तो 10 प्रोजेक्ट भी अगर रिएक्ट नेटिव के हमने इस पे चला दिए तो ये कहीं नहीं जाती। तो सिस्टम से तो बेफिक्र हम हो गए कि सिस्टम बहुत अच्छा है, और आज मोबाइल ने धोखा दे दिया। मोहम्मद दानियल के पास इससे भी अच्छा पीसी है, क्या बात है भाई। ए पावर मिरर की ऐप मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, इसको हम चला के देख लेते हैं। iOS में हम आ गए इंटरफेस। अच्छा, एंड्रॉयड का जो है ना सिर्फ वो यूएसबी का ऑप्शन जो है सिर्फ एंड्रॉयड में दे रहा है, iOS में नहीं दे रहा हमें। नेटवर्क देख लेते हैं, इसमें ऑफिस है, ऑफिस कनेक्ट कर दो मेरे मोबाइल में। ऑफिस का पासवर्ड क्या है? ऑफिस का पासवर्ड बताओ। कमेंट देख लेना तो क्या है सलानी। ये नहीं है सलानी मास। 2000 सही हो गया। अच्छा, मैं शायद सैम नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं था, मैं सैम नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया हूँ, तो अब दोबारा से हम देख लेते हैं।
तो मोबाइल शायद कनेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से ये पेड है। पेड है भाई बात। QR कोड तो जी मोबाइल आज इस पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं मुझे लग रहा है। वैसे तो आपने मोबाइल चार्ज पे लगाया नहीं हो, चार्ज ही नहीं हो रहा उससे, हम तो चल जाते। तो फिलहाल हम ऑनलाइन ही आ जाते हैं। सर क्या करें, कमेंट कर दें बच्चों को एक। क्या तो अभी हम ऑनलाइन ही रखते हैं क्योंकि मोबाइल इश्यूज हो रहे हैं। आपको मोबाइल का डिस्प्ले हम नहीं दिखा पा रहे। भी सही हो गया। तो अभी हम यहीं पर ही रखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर हम फिर कभी जब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो फिर मोबाइल पर कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यूज स्टेट देख रहे थे। तो मुझे ये कमेंट करके बताएं कि यूज स्टेट जो हमने लिखा है इसमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इसमें किस तरह पास की और इसको यूज़ किस तरह करा है, ये सबको समझ में आ गया है। और यूज स्टेट को हम अपडेट किस तरह कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक बटन बना रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बनाई थी, एक थी नेम और दूसरी थी ईमेल। तो मैंने टैक्स बनाया, पहले वाले टैक्स के अंदर मैंने नेम को कॉल कर दिया और दूसरे वाले टैक्स के अंदर ईमेल को कॉल कर दिया। तो इसने दोनों प्रॉपर्टी मुझे बना के दे दी है। यहाँ पे दे दिया है गौस अहमद और यहाँ पे दे दिया है ईमेल। तो इसको हम इस तरह से पूरे कंपोनेंट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मुझे करना ये चाहिए, अगर मैं यूज स्टेट ही पढ़ रहा हूँ तो हम क्यों ना रिएक्ट के ऊपर आ जाएं ये पढ़ने के लिए, क्योंकि रिएक्ट नेटिव अभी हमारे पास इशू कर रही है डिवाइसेस वगैरह। तो हम रिएक्ट के ऊपर ही आके यूज स्टेट वगैरह ये सब चीज़ें कवर कर लेते हैं और फिर रिएक्ट नेटिव पे आ जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा सही रहेगा। कि अभी हम रिएक्ट का ही एक प्रोजेक्ट बना लें और उसके ऊपर आ जाए और ये यूज इफेक्ट यूज स्टेट वगैरह सब उस पर कवर कर लें और फिर रिएक्ट नेटिव के ऊपर आ जाए। अच्छा, रिएक्ट पे मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं ये ना आए और हम
यूज स्टेट जो है और लाइफ साइकिल्स वगैरह जो है वो सब हम रिएक्ट पे कवर कर लें, और जब ये चीज़ें हम कवर कर लें तो वापसी फिर हम रिएक्ट नेटिव के ऊपर आ जाए। सिराज अहमद, इस पे सीएसएस की फाइल नहीं होती, सीएसएस इसमें नहीं होती, सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन स्टाइल शीट के अंदर हम उसको लिखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ हम कर रहे हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वगैरह, ये रिएक्ट पर भी वर्क करेगी। तो इस वजह से अभी मोबाइल के इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं रिएक्ट के ऊपर आ रहा हूँ ताकि ये चीज़ें हम समझ लें और उसके बाद फिर दोबारा से रिएक्ट नेटिव के ऊपर आ जाए। बात मुनीर, आपने आईफोन कैसे कनेक्ट करा यार, मुझे बता दो ताकि फिर मैं इसको कनेक्ट करके देख लूँ। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ए पावर मिरर ही एक सॉफ्टवेयर मुझे पता है जो कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा सकता है, तो ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। गुलाम कादिर, कोटू डू में बहुत हैंग करेगा, बहुत मसला आएगा, तो अगर आप सिस्टम अपडेट कर ले तो अच्छा है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके बाद हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे सीखेंगे हुक्स वगैरह। मोहम्मद दानियल, पीसी का कोई इशू नहीं है, ये जो इशू है वो सॉफ्टवेयर का है, ए पावर मिरर। रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, मैं इसको VS कोड पे ओपन कर लेता हूँ और एक्सपो वाले को अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। cd map कोड डॉट, रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है, इसको स्टार्ट भी मैं कर देता हूँ, npm स्टार्ट। अच्छा, हुक्स का इंट्रो में दोबारा दे देता हूँ कि हुक्स बेसिकली क्या करता है कि जो रिएक्ट की फीचर आप क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे, जैसे कि स्टेट आप यूज करते थे, लाइफ साइकिल इवेंट्स आप यूज करते थे, जो कि रिएक्ट के फीचर थे, तो हुक्स क्या करता है वो सारे फीचर आपको रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट में लाकर देता है। तो हुक्स किस लिए यूज होता है कि जो रिएक्ट की फीचर हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे वो हम फंक्शन कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट, कि रिएक्ट का एक फीचर था स्टेट का जो कि हम क्लास कंपोनेंट में किस तरह यूज करते थे वो देख लेते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम किस तरह यूज करते थे, हम लिखते थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम पहले कंस्ट्रक्टर बनाते थे कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हम यूज करते थे दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर प्रॉपर्टी इस तरह हम बना के इसको वैल्यू देते थे। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में जो स्टेट हम यूज करते थे वो फंक्शन कंपोनेंट में कैसे होगी हुक्स के जरिए, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। हेडिंग मैंने डाल दी यहाँ पे रिएक्ट हुक्स,
ठीक है, रिएक्ट हुक्स आ गई। हुक्स को यूज करने के लिए आप स्टेट हम यूज कर रहे हैं, तो हुक्स स्टेट को यूज करने के लिए हमें यूज स्टेट का एक मेथड दे रहा है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि अब जो रिएक्ट का न्यू फीचर आया है उसमें अगर हम रिएक्ट को इंपोर्ट भी ना करें, मैं रिएक्ट को इंपोर्ट ना करूं, देखो फिर भी वो चल रही है, फिर भी रिएक्ट रन हो रही है। तो जो रिएक्ट की लेटेस्ट अपडेट आई है तो इसमें एक फीचर और इन्होंने ये डाला है कि जब अगर आप रिएक्ट को इंपोर्ट भी ना करें अपने कंपोनेंट में तो भी चल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो फंक्शन कंपोनेंट होना चाहिए। अगर मेरा फंक्शन कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट है तो मैं रिएक्ट को इंपोर्ट करे बगैर भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी मुझे यूज स्टेट यूज करना है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे आके मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करवानी, जिसे हम डिस्ट्रक्चरिंग करते थे एरे की, यहाँ पे भी उसी तरह से हम करेंगे। तो इसके अंदर पहले वाले इंडेक्स पे हम रख देंगे प्रॉपर्टी का नाम जो कि नेम है, राइट पे कर देते हैं, सही है, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। वेबकैम राइट पे हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, और जो कि इसकी प्रॉपर्टी का नाम हो गया, और इसके साथ साथ दूसरे इंडेक्स पे हम देते हैं फंक्शन। ये फंक्शन क्यों देते हैं? नेम को अपडेट करवाने के लिए। यूज स्टेट मैंने लिख दिया, और जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो स्टार्ट में आप वैल्यू लिखते हैं, वो यूज स्टेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गॉस, ठीक है। अब मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे आके मैंने एक हेडिंग बनाई H2, और इसके अंदर मैंने यूज कर लिया नेम, डायरेक्टली मैंने लिख दिया नेम। तो आप देखेंगे जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास नेम लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पे गॉस लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, अब ये अपडेट किस तरह से होगा, जैसे कि नॉर्मली रिएक्ट में हम कराते थे क्लास कंपोनेंट से दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड हम यूज करते थे, ऐसा ही है। दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड हम यूज करते थे क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट को अपडेट करवाने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता नेम, और इस पे मैं जो भी नेम लिखता वो अपडेट हो जाता। तो हुक्स के अंदर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम किस तरह से अपडेट करवाएंगे देख लेते। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, मैंने कहा बटन, और इसको मैं बोल देता हूँ अपडेट, ठीक है। ऑन क्लिक इस पे मैं लगा देता हूँ, मैंने कहा ऑन क्लिक, और इस पे मैंने एक फंक्शन चलाया, और इसको मैंने बोला सेट नेम। और सेट नेम क्या था, जो कि मैंने ऊपर डिस्ट्रक्ट करा था यूज स्टेट से। यूज स्टेट से मैंने लिया था सेट नेम, जो कि एक फंक्शन है। आप इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो स्टेट में जाके अपडेट हो जाएगी, और बिल्कुल उस स्टेट की तरह काम कर रहा है जो कि क्लास कंपोनेंट वाली स्टेट काम करती थी। मतलब जब स्टेट अपडेट होगी तो रेंडर मेथड जो था दोबारा चलता था, इसमें भी जो कंपोनेंट है वो दोबारा से रेंडर होगा। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अहमद, ठीक है। पहले जो नेम है वो गौस है, और यहाँ पे भी गौस आ रहा है। आप देखेंगे मैं इसको जब अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। मैंने अपडेट पे प्रेस करा तो ये अहमद हो गया। तो ये था रिएक्ट हुक्स। मुझे जरा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये दो चीजें समझ में आई, कि पहली वाली जो इंडेक्स में मैं दे रहा हूँ वो है इसकी प्रॉपर्टी, और दूसरे वाले इंडेक्स में मैं जो दे रहा हूँ वो है फंक्शन, जिससे हम स्टेट को अपडेट करेंगे। अच्छा, अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसी कांस्टेंट को नीचे कॉपी करेंगे। मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कितना आसान ये लगा। वो हम यूज करते थे पहले दिस डॉट स्टेट में सारी प्रॉपर्टीज रखते थे, और उसके बाद स्टेट को अपडेट करवाने के लिए
दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड कॉल करते थे। थोड़ा सा मतलब कोड भी ज्यादा लिखना पड़ता था और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता था। इसमें बहुत आसान हो गया कोड हमारे लिए। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी मैं बना सकता हूँ। एक इसका नाम मैंने रखा ईमेल, और इसके जो फंक्शन का नाम है वो भी मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी का नाम भी मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, और जो फंक्शन है जिससे ये प्रॉपर्टी अपडेट होगी उसका नाम भी मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट ईमेल। सेट ईमेल लिख दिया, और यहाँ पे आके मैंने ईमेल लिख दी। ईमेल तो चेक कर लेते हैं पहले, ईमेल हमें शो हो रही है। मैं आ गया। अच्छा, इस पे खुला हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा के क्रोम पे खोल लेते हैं। अच्छा, ईमेल के अंदर भी गॉस दिखा रहा है क्योंकि हमने चेंज नहीं करा था। यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ gauss@gmail.com। तो यहाँ पे ईमेल भी आ गई और नेम भी आ गया। अब मुझे ईमेल अपडेट करनी है, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि ईमेल को अपडेट किस तरह करूं। इस वाले बटन के नाम पे रख देता हूं अपडेट नेम, और अब मुझे ईमेल अपडेट करनी है। हाँ जी बिल्कुल, यूज करने में ये बहुत इजी है। अब मैंने ईमेल की एक स्टेट बना ली और उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया सेट ईमेल। अब मुझे ईमेल अपडेट करवानी है तो किस तरह होगी। न्यू बटन बनेगा सर, बहुत जबरदस्त। तो न्यू बटन मैंने यहाँ पे बना लिया बटन, और इसको मैंने नाम दे दिया हसन अली ने भी जवाब सही दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट ईमेल, और इसके अंदर ऑन क्लिक पे मैं कॉल कर देता हूँ सेट ईमेल वाला फंक्शन। मैंने कहा ऑन क्लिक सेट ईमेल। सेट ईमेल जो कि मैंने ऊपर बनाया था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल में ahmad@gmail.com। तो इसको चला के हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है। पहले गॉस नेम लिखा हुआ आ रहा है, मैं नेम को अपडेट कर देता हूं। मैंने कहा अपडेट नेम, तो ये अहमद हो गया। ईमेल लिखी हुई आ रही है gauss@gmail.com, मैं इसको अपडेट कर देता हूं अपडेट ईमेल, तो ये ईमेल भी अपडेट हो गई। तो ये है यूज स्टेट। अच्छा, अब इसमें आपको एरे बनानी है। एक बटन से दोनों सेट कैसे होगा, आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें फंक्शन किस तरह से बनते हैं, फंक्शन का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें आपके जितने भी फंक्शंस होंगे वो बनेंगे रिटर्न के ऊपर। ठीक है, फंक्शन आप जितने भी बनाएंगे वो रिटर्न के ऊपर बनाएंगे, और इसमें एरो कोशिश करिएगा आप इसमें एरो फंक्शन यूज करें। ठीक है, आप इसमें एरो फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए आप एक कांस्टेंट बना लेंगे, फंक्शन का नाम रख देंगे। मैंने इसका नाम रख दिया हैंडल क्लिक, और इसमें एक एरो फंक्शन मैंने बना लिया। और अब मुझे क्या करना है, ईमेल को और उसको दोनों को अपडेट करवाना है। अब मैंने एक बटन क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करवा दिया हैंडल क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने इस फंक्शन को कॉल करवा दिया, और इस फंक्शन के अंदर आके मैंने सेट नेम पहले कर दिया। सेट नेम के अंदर मैंने अहमद लिख दिया, बंद कर दिया और मैंने सेट ईमेल के अंदर लिख दी ahmad@gmail.com। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा वो नेम को भी जाके अपडेट कर देगा और ईमेल को भी जाके अपडेट कर देगा। तो इसको चला के देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करा तो नेम भी अपडेट हो गया और ईमेल भी अपडेट हो गई। तो इस तरह से हम फंक्शन से भी अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कि अगर हमारे पास हमें कोई एरे है, मेरे पास कोई एरे है और एरे में मुझे कोई चेंज करवाना है। जैसे कि एक एरे में बना देता हूं और यहाँ पे मैं बोल देता हूं सेट एरे। ठीक है जी, इसके अंदर मैं रख देता हूं कार। अब एरे में मैं कोई चीज पुश कैसे करूंगा और उससे गेट कैसे करूंगा।
अच्छा, गेट तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। अगर मुझे एरे गेट करनी है, यहाँ पे मैं मैप भी चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ एक यूएल, और इसमें मैं चला देता हूँ मैप। मैंने कहा एरे, जी बिल्कुल साइम फयाज, यूज स्टेट में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यूज स्टेट में ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो मैंने कहा एरे डॉट मैप वैल्यू और इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया li, की दे देते हैं इसको i, ठीक है जी, और इसमें वैल्यू हम पास कर देते हैं v। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे का रिजल्ट लिखा हुआ आ गया। रीलोड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कार लिखा हुआ आ गया। जो एरे थी वो रेंडर हो गई। अब एरे अपडेट करवानी है मुझे, एरे के अंदर एक और इंडेक्स ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा, इसमें अच्छा तरीका ये है, पहले आप बना लेंगे एक लेट, उसके अंदर आप ओल्ड वाली एरे मंगवा लेंगे, ओल्ड एरे, और इसके अंदर आप रख देंगे एरे, ठीक है, जो कि स्टेट से आ रही है। अब आप क्या करेंगे, ओल्ड एरे डॉट पुश, जो भी आपको पुश करवाना है, यहाँ पे बाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम ट्रक लिख देते हैं, ठीक है। मैंने इसमें 2 आइटम पुश कर दिए, और उसके बाद मैं करूंगा सेट एरे ओल्ड एरे। ओल्ड एरे जो कि अपडेट हो चुका है, इसको मैंने दोबारा से सेट एरे कर दिया। तो अब इसको चला के हम देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने अपडेट करा, तो यहाँ पे शायद कोई एरर आ रहा है। कंसोल करा के हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे कि वो अपडेट हुआ या नहीं। मैंने अपडेट पे क्लिक करा। अच्छा, अपडेट कर रहा है, वो रेंडर जो है वो दोबारा नहीं चला रहा है, तो उसको देख लेते हैं। अब होगा ये कि इसने जब पुश करा, उसने यहाँ पे तो पुश कर दिया, लेकिन ऊपर वाली एरे में पुश नहीं करा। तो ये क्यों नहीं करा ये? अच्छा, ये तरीके से भी आप कर सकते हैं, या एक और तरीका है, स्प्रेड ऑपरेटर जो हमने यूज करा था, आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर हमने यूज करा था एरे, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। यूज स्टेट में ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे बाइक, और यहाँ पे एक और मैंने ऐड कर दी यहाँ पे ट्रक। इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, मैंने अपडेट दबाया, तो यहाँ पे बाइक भी आ गया और ट्रक भी आ गया। मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर लिया, अपडेट दबाया, बाइक और ट्रक यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये तरीका भी आप इसमें कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि आपने पुरानी वाली एरे और उसके साथ साथ 2 आइटम आपने और ऐड कर दिए। तो उम्मीद है ये एरे वाला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल आया था कि क्या हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी बना के हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेट ऑब्जेक्ट। और यूज स्टेट के अंदर मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने रख दिया नेम घोष, और ईमेल हम इसमें रख देंगे ईमेल, और इसमें हम रख देंगे घोष@gmail.com। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को गेट कैसे करेंगे? एरे में थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को गेट किस तरह करेंगे? जिस तरह हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में करते हैं। मैंने यहाँ पे h2 लिखा। अगर मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, obj.name। तो यहाँ पे मैंने लिखा obj.name, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, घोष लिखा हुआ आ गया। अगर मैं ईमेल प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा obj.email, ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल लिखी हुई आ गई। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अपडेट किस तरह से करेंगे? तो बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जेक्ट को भी अपडेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑब्जेक्ट। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो डायरेक्टली आप इसमें न्यू ऑब्जेक्ट भेज देंगे। मैंने कहा नेम अहमद ईमेल ahmad@gmail.com। तो आप इस तरह से भी
इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको चला के देख लेता हूँ, मैंने अपडेट करा तो ये अहमद हो गया। तो कमेंट करके मुझे बता दें कि एरे और ऑब्जेक्ट आपको इसमें समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके मुझे बता दें कि ये सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ताहिर कुरैशी को समझ में आ गया है और हसन नासिर को भी समझ में आ गया है, जबरदस्त हो गया। इसमें खुली हुई है, कमेंट ठीक है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरह से कैसे करेंगे अपडेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी तरह से क्या मतलब, आपका शान शेख आप बता दें कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐड भी स्प्रेड ऑपरेटर से भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैंने अब पुराना वाला ऑब्जेक्ट पूरा मंगा लिया, मैंने ऑब्जे, और यहाँ पे मैंने नई प्रॉपर्टी एक ऐड कर दी, जिसमें मैं क्या लिख दूँ, क्या रखें, क्या स्कूल लिख देते हैं, सैलानी। तो ऑब्जेक्ट में मैं कोई नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कंसोल करवा के देखूँ, console.log ऑब्जे, तो देखते हैं इसमें अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं। मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो देखें अब इसके अंदर जो है वो स्कूल भी लिखा हुआ आ गया, जो कि सैलानी है, ईमेल भी लिखा हुआ आ गया और नेम भी लिखा हुआ आ गया। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को अपडेट भी करवा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहे प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज थी। अब उम्मीद करता हूँ सबको जावास्क्रिप्ट माशाल्लाह अच्छी आती होगी, और मैं थोड़ी सी चीज मैंने बताई, और बाकी इसको खुद से भी आप चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिलीट करनी हो आप वो कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी ऐड करनी हो वो भी कर सकते हैं। शो यूं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नीचे स्कूल को शो नहीं करा है, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे स्कूल को शो कर दूंगा तो वो शो भी करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्कूल को शो कर दूंगा तो भाई वो शो भी करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब लाइफ साइकिल की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट में हम कंपोनेंट डिड माउंट यूज करते थे। तो कंपोनेंट डिड माउंट की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें यूज इफेक्ट का एक मेथड दे रहा है हुक्स, जो कि हम हुक्स से यूज करेंगे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हम यूज करके देख लेते हैं जिस तरह हमने। अच्छा, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं यूज स्टेट को देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने यूज स्टेट देख लिया है। अब हम लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं कि जो क्लास कंपोनेंट में हम सिराज अहमद, इसमें प्रॉप्स बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉप्स जिस तरह क्लास कंपोनेंट में वर्क करते थे बिल्कुल उसी तरह से इसमें वर्क करेंगे। तो दूसरे लोग भी कमेंट करके बता दें क्या इसमें भाई के प्रॉप्स बताना चाहिए। प्रॉप्स तो भाई वही है जो क्लास कंपोनेंट में वर्क करते थे, बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें भी वर्क करेंगे।
तो कंपोनेंट डिड माउंट जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे उसके लिए इसमें हम इंपोर्ट करवाएंगे, जैसे कि स्टेट के लिए हमने इंपोर्ट करवाया था यूज स्टेट, और कंपोनेंट डिड माउंट और दूसरे लाइफ साइकिल मेथड यूज करने के लिए इसमें हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट हम इसमें यूज करेंगे लाइफ साइकिल्स के लिए। कंस्ट्रक्टर का इसमें कोई काम नहीं है भाई। जो बोल रहे हैं कि प्रॉप्स बताएं, प्रॉप्स में बताने वाली कोई चीज है ही नहीं। जिस तरह क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स हम यूज करते थे बिल्कुल सेम उसी तरह से इसमें यूज होंगे। प्रॉप्स में कोई नई चीज इसमें नहीं आई है जो आपको बताई जाए, बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रॉप यूज होंगे। जो डिफरेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें यूज स्टेट हम यूज करते हैं स्टेट की जगह पे, लाइफ साइकिल की जगह पे हम इसमें यूज इफेक्ट यूज करते हैं। तो यूज इफेक्ट यूज करके मैं आपको बता रहा हूं, देख ले। यूज इफेक्ट जो है वो एक मेथड है जो कि आपसे एक एरो फंक्शन लेता है, जो आपसे वैल्यू में एरो फंक्शन लेता है, और इसमें मैं console.log कर देता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, यूज स्टेट का मैंने एक मेथड यहाँ पे लगाया है जिसमें मैंने एक फंक्शन पास करा है, कॉलबैक फंक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। console.log मैंने इसमें कर दिया है आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। ये कब चलेगा? जब जब रेंडर का मेथड दोबारा चलेगा तो ये चल जाएगा। ये वाला यूज, अच्छा सॉरी, इसमें मैंने यूज स्टेट लिख दिया है, इसमें यूज इफेक्ट आएगा, यूज इफेक्ट इसमें आएगा। अच्छा, प्रॉप्स का मैं बता देता हूं आपको कैसे यूज होगा। काफी लोग बोल रहे हैं, तो जो हम दिस डॉट करके करते थे यहाँ पे मैं यूज करता था दिस डॉट प्रॉप्स। तो अब मुझे यहाँ पे दिस नहीं लिखना, इस फंक्शन कंपोनेंट में मैं दिस नहीं लिखूंगा, बल्कि जो प्रॉप्स मेरी होंगी वो आएंगी यहाँ पे। जो इसका पैरामीटर है उसमें मुझे प्रॉप्स रिसीव होंगी। प्रॉप्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉप्स, और यहाँ पे props डॉट नेम या कुछ भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। कहीं पर भी मैं props को यूज करता हूँ। props जो है वो इस फंक्शन के पैरामीटर में मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पे कंसोल करवा के देख लेते हैं, console.log props। तो अभी देखते हैं props में क्या मिल रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी प्रॉप्स ऑफ अनडिफाइंड। दोबारा से हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो प्रॉप्स देखें अभी खाली मिल रहा है क्योंकि प्रॉप्स में कुछ है नहीं। अगर आप बोलते तो प्रॉप्स हम बना के देख लेते हैं वरना आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताते हैं, अगर प्रॉप्स करके देख ले डीप में तो हम कर लेते हैं वरना आगे बढ़ते हैं। प्रॉप्स का मुझे बता दे कि अगर और बताना है तो बता देते हैं वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज प्रॉप्स में बताई है कि प्रॉप्स आपको दिस डॉट प्रॉप्स करके नहीं मिलेंगे, बल्कि इस कंपोनेंट के पैरामीटर के अंदर आपको प्रॉप्स रिसीव होंगे। सिराज अहमद नो नीड, अलीज नो नीड, गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले जी, कोई मसला नहीं। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ एक चीज। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ home.js, ताकि जिसको क्लियर नहीं है उसको भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन home, उसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ dev। मैं क्या कर रहा था, मैंने एक होम का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, और उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया app.js के अंदर, और उसको यहाँ पे मैंने यूज भी कर लिया। देखते हैं होम का जो रिजल्ट है वो आया हमारे पास। जी बिल्कुल, होम का जो रिजल्ट है वो मुझे नजर आ गया। यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया है। अब होम के कंपोनेंट को मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूं। मैंने कहा नेम गौस अहमद, ठीक है, नेम मैंने गौस अहमद बोल दिया।
अच्छा, अब ये जो मैंने प्रॉप्स पास करा है होम के कंपोनेंट को, ये मैं होम के कंपोनेंट में कैसे रिसीव करूंगा? मैं आ गया होम के कंपोनेंट में। नॉर्मल रिएक्ट में मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं लिखता था दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि आप दिस जो यूज कर रहे हैं आप दिस यूज नहीं करेंगे, दिस को आप हटा देंगे, डायरेक्टली आप प्रॉप्स को इंपोर्ट करेंगे, प्रॉप्स को रिसीव करेंगे कहाँ पे? एज अ पैरामीटर। इस कंपोनेंट के पैरामीटर में आप प्रॉप्स को रिसीव करेंगे और यहाँ पे जब मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम तो नेम मुझे मिल जाएगा। तो इसको देखते हैं, नेम मिला जी, बिल्कुल नेम मुझे जो है वो मिल गया है गौस अहमद। तो इस तरह से आप प्रॉप्स इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक और प्रॉप पास करना है तो एक और करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल और यहाँ पे मैंने लिख दिया gauss@gmail.com, ठीक है। और मैं होम के अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा H3 और उसमें मैंने लिखा जी बिल्कुल अली नासिर, पैरामीटर के जरिए हम प्रॉप्स को रिसीव करेंगे। जी बिल्कुल, एक और तरीका था, अली जैन ने मुझे याद दिला दिया है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी क्या है। प्रॉप्स का एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रॉप्स कम है, 2-3 प्रॉप्स आपके पास हैं, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आप पैरामीटर के अंदर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉप्स लिखने के बजाय डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे। डीस्ट्रक्चरिंग वाली ही चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे देखें दोनों चीजें मुझे यहाँ पे शो हो गई। सैम फयाज समझ में नहीं आ रहा देखे बगैर, क्या बात है भाई, तस्वीर लगा के रख लो, ठीक है भाई। एक तरीका ये भी है जो कि डीस्ट्रक्चरिंग हमने करवाई है यहाँ पे, कि जो जो प्रॉपर्टीज प्रॉप्स में आ रही थी वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दी है। तो उम्मीद करता हूं सबको प्रॉप्स जो है क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यूज इफेक्ट हम देख रहे थे कि रिएक्ट की जो लाइफ साइकिल के फीचर थे वो हमें फंक्शन कंपोनेंट में कैसे हम यूज करेंगे। टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा रह गया, हम यूज इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे। तो यूज इफेक्ट सबसे पहला मैंने लिखा यूज इफेक्ट और डायरेक्टली हमने इस तरह लिख दिया और इसमें मैंने console.log करा आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। ये कब चलेगा? जब जब रेंडर का मेथड चलेगा तो ये दोबारा से चल जाएगा। तो इसको हम चला के देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम ये चला, तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये चला, आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। तो अब मैं ये करता हूं कि एक स्टेट बना लेता हूं। आज कौन जीतेगा किस चीज में भाई? मुल्तान और लाहौर का क्या हो रहा है? PSL। अच्छा PSL हो रहा है, तो मुझे तो यही नहीं पता कि PSL भी हो रहा है। नेम कहा, मैंने कहा सेट नेम, यूज स्टेट, इसमें मैंने लिख दिया गॉस, ठीक है। अब मैं बटन पे क्लिक करके इसको अपडेट करवाऊंगा। मैंने बटन बना लिया और मैंने इसको कहा अपडेट, ऑन क्लिक, जी बिल्कुल। यूज रेफ का भी बता देंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हम सब पढ़ लेंगे। सेट नेम और इसमें मैंने कर दिया अहमद। तो देखिए एक दफा ये स्टार्टिंग में चल गया होगा, मैंने इसको खाली करा, दोबारा से मैंने रिफ्रेश करा, तो देखिए जब फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ तो ये चल गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब रेंडर हुआ तो ये वाला यूज इफेक्ट है वो चल गया और यहाँ पे कंसोल आ गया आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। अब मैं अपडेट दबा रहा हूं, अपडेट में मैंने स्टेट को अपडेट करवाया, तो देखते हैं अपडेट करने के बाद क्या यूज इफेक्ट दोबारा चलता है या नहीं। तो मैंने दबाया अपडेट, तो देखिए यूज इफेक्ट जो है वो दोबारा से चल गया। तो जब जब रेंडर चलेगा ये वाला यूज इफेक्ट जो है वो चल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आई विल रन ऑन एवरी रेंडर। अच्छा, इसके बाद एक यूज इफेक्ट का मैं बता देता हूँ कि कंपोनेंट डिड माउंट जैसे हम यूज करते थे। कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है आप मुझे कमेंट करके भी बताएं।
कि कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट वाला काम कैसे करेंगे। यही वाली चीज मैं नीचे कॉपी कर लूंगा और सिंपल सिर्फ एक काम मुझे क्या करना है, इसके दूसरे पैरामीटर के अंदर एम्प्टी एरे रख देनी है। ठीक है, दूसरे पैरामीटर के अंदर एम्प्टी एरे रख देनी है। अब ये कब चलेगा, यहाँ पे मैं लिख के भी बता देता हूं, आई विल रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। ठीक है, ये कब चलेगा। अच्छा जी, कंपोनेंट डिड माउंट का आपने बता दिया कि कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है कि जब कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, तो ये भी उसी तरह से वर्क करेगा। ये कब चलेगा, आई विल रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। जब फर्स्ट रेंडर चलेगा, जब आप पेज रिलोड करेंगे, फर्स्ट टाइम रेंडर चलेगा तो ये रन हो जाएगा। इसमें फर्क ये, ऊपर वाला आपने डायरेक्टली लिखा है, उसमें एक ही वैल्यू पास करी जो कि फंक्शन है। नीचे वाले में आपने दो वैल्यू पास करी है, पहली वैल्यू में आपने दे दिया फंक्शन और दूसरी में आपने रख दी एम्प्टी एरे। तो ये वाला कब चलेगा, सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे। चेक कर लेते चला के, मैंने रिफ्रेश करा, अच्छा फर्स्ट रेंडर हुआ तो ऊपर वाला भी चल गया और नीचे वाला भी चल दिया। अब मैं स्टेट को अपडेट करता हूं तो देखिए सिर्फ ऊपर वाला चला, बल्कि नीचे वाला नहीं चला, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चलेगा। वो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चल रहा है और ये वाला सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चल रहा है। और ये वाला कब चल रहा है, जब जब रेंडर चल रहा है, ये वाला दोबारा से चल रहा है। अच्छा जी, एक और मैं बता देता हूं, एक और लाइव यूज इफेक्ट है, मैंने इसी को कॉपी करा और ये वाले के अंदर, अच्छा एम्प्टी एरे ऊपर वाले में मैंने पास की थी, इसमें मैं दे रहा हूं नेम। तो इसके अंदर स्टेट की या फिर प्रॉप्स की जो भी प्रॉपर्टी हम पास करेंगे तो ये जब चलेगा जब वो प्रॉपर्टी अपडेट होगी। तो इसमें भी मैं लिख देता हूं, आई विल रन एवरी टाइम व्हेन नेम अपडेटेड अपडेट। ठीक है, ये कब चलेगा, अगर आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ये जब चलेगा कि जब जब नेम में चेंज आएगा ये चल जाएगा। अच्छा, नेम को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको कि नेम चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी भी अच्छा ये कब चलेगा, फर्स्ट वाला कब चलेगा, एवरी रेंडर पे चलेगा। सेकंड वाला कब चलेगा, ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर पे। अच्छा, थर्ड वाला कब चलेगा, जब भी नेम की प्रॉपर्टी अपडेट होगी। जिस तरह से हम स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज करते थे, वो कब चलता था कि जब जब प्रॉप्स या स्टेट अपडेट हो रहे तो वो दोबारा से चलता था। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं कि जब ये प्रॉपर्टी अपडेट हो तब ये चल जाए। अच्छा, इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हम दे सकते हैं क्योंकि ये एरे है। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बना लूं ईमेल की, सॉरी स्टेट बना लूं एक ईमेल की, सेट ईमेल, और यहां पे मैं कॉमा डाल के ईमेल भी लिख सकता हूं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब नेम या ईमेल इन दोनों में से कोई अपडेट होगा ये चल जाएगा, या दोनों ही अपडेट हो या दोनों में से कोई एक अपडेट हो तो ये चल जाएगा। ठीक है, शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूं, यूज इफेक्ट कब चलेगा, आई विल रन ऑन एवरी रेंडर, मतलब जब जब रेंडर चलेगा तो ये वाला यूज इफेक्ट जो है वो चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे वाला यूज इफेक्ट कब चलेगा कि जब फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, मैंने पेज रीलोड करा, फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ तो ये चल जाएगा। थर्ड वाला यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब जब नेम या ईमेल इन दोनों में कोई अपडेट होगा तो ये थर्ड वाला जो यूज इफेक्ट है वो चल जाएगा। अच्छा, इन सब के लिए यूज इफेक्ट ही यूज हो रहा है। मैंने console.log के अंदर लिख के बता भी दिया है कि कब चलेगा। यूज इफेक्ट इस तरह क्यों वर्क कर रहा है, अब मैं क्या बताऊं, ये तो रिएक्ट वालों से पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, कमेंट करके बता दें कि ये तीनों यूज इफेक्ट आपको समझ में आ गए।
हिफ्जा अरशद का कमेंट है, सर व्हाट डिफरेंस बिटवीन इन दिस। डिफरेंस क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला जो है एवरी रेंडर पे चल रहा है, और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट टाइम रेंडर पे चल रहा है। थर्ड वाला जो है जब चलेगा जब नेम या ईमेल अपडेट होगा। तो चला के भी देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने दोबारा से रिलोड करा, देखे फर्स्ट वाला चल गया। और अच्छा, ये वाला कब चलेगा? फर्स्ट रेंडर में भी चलेगा, और जब भी चलेगा जब जब नेम या ईमेल चेंज होगा। ठीक है, एक बार फर्स्ट रेंडर पे चल जाएगा, और सेकंड टाइम जब नेम या ईमेल चेंज होगा तब भी ये चलेगा। तो इसको मैं चला के देख लेता हूं। मैंने अपडेट करा नेम को, तो देखे आई विल रन और एवरी रेंडर वाला चल गया, और इसने थर्ड वाला भी चल गया, आई विल रन एवरी टाइम व्हेन नेम अपडेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लास्ट हुक हमारा लास्ट हुक जो है वो रह गया, वो क्या है? कंपोनेंट अनमाउंट वाला। अनमाउंट वाला किस तरह चलेगा वो भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट हुक हमारे पास रह गया है, लास्ट यूज इफेक्ट रह गया है। यूज इफेक्ट मैंने बना लिया। इसके अंदर रिटर्न हम करते हैं। ठीक है, ये वाला कब चलेगा? console.log जब अनमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अनमाउंट लिख देता हूं। जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा तो ये वाला यूज इफेक्ट चल जाएगा। अनमाउंटिंग के लिए हम ये वाला यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 4 टोटल थे जो मैंने आपको बताया। इसमें यही यूज होते हैं जिससे हमारा सारा काम हो जाता है। तो कमेंट करके बता दें कि ये 4 हुक्स जो है आपको समझ में आ गए हैं। बेनिफिट इसका बहुत है। आप देख सकते हैं कि जब रिएक्ट क्लास कंपोनेंट में हम स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज कर रहे थे, वो कब चलता था? जब जब प्रॉप्स के अंदर कोई चेंज आए, या स्टेट के अंदर, पूरी प्रॉप्स के अंदर या पूरी स्टेट के अंदर। अब इसका फायदा ये है कि जब जब पूरी स्टेट नहीं या प्रॉप्स नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे हम लगा रहे हैं कि जब भी नेम चेंज हो ये अपडेट चल जाए, या फिर ईमेल चेंज हो तो ये चल जाए। तो इसके काफी फायदे। जी बिल्कुल, रिटर्न यूज हो रहा है। रिटर्न में फिर एक फंक्शन है, और ये कब चलेगा? जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। अनबाउंड की एग्जाम्पल आप खुद से भी करके देख सकते हैं। लास्ट वाला जो है वो क्या कर रहा है? लास्ट वाला कब चलेगा? जब कंपोनेंट अनबाउंड हो जाएगा, जो कि रिएक्ट की क्लास कंपोनेंट में होता था, कंपोनेंट विल अनबाउंड। यूज इफेक्ट यूज क्या होता है, ये कैसा क्वेश्चन है? लाइफ साइकिल इवेंट्स आप कहाँ यूज करते थे? अच्छा, अब मुझे जरा कमेंट करके बताएं कि अगर एपीआई कॉल करनी होगी तो वो कौन से वाले यूज इफेक्ट में हम करेंगे। मुझे एपीआई कॉल करनी है, वो कौन से वाले यूज इफेक्ट में होगी? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। अलीजेन यूज रेफ। थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम बचा है, देखते हैं अगर अभी कवर हो जाए, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे। मुझे आप कमेंट करके बताएं कि एपीआई कॉल अगर करनी हो तो यूज इफेक्ट कौन सा वाला यूज होगा। हारिस अली खान थर्ड। भाई थर्ड पे तो ये है सेकंड वाला। अली जैन ने कमेंट करा सेकंड वाला, बैरोज ने भी कमेंट कर दिया सेकंड वाला। थर्ड वन आप लोग क्यों बोल रहे हैं भाई? थर्ड वन तो गलत है, सेकंड आंसर सही है, क्योंकि सेकंड वाला कब चल रहा है? जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला जो कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सेकंड वाला यूज इफेक्ट कब चल रहा है? कि जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है।
अच्छा, थर्ड वाला इसलिए यूज हो रहा है कि अच्छा थर्ड वाले में भी कर सकते हैं, थर्ड वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड वाले में एक और चीज ऐड हुई हुई है, क्या कि नेम और ईमेल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बताई हुई है कि जब नेम या ईमेल की प्रॉपर्टी अपडेट हो तो तब भी ये वाला चले। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हमने हुक्स कवर कर लिए हैं। बाकी जो हुक्स बचे हैं जिसमें यूज रैप है, यूज लेआउट इफेक्ट है, यूज कॉलबैक है, यूज रैप है, तो वो सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी हुक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही था। फंक्शन कंपोनेंट हमने समझ लिया है क्या है और किस तरह से वर्क कर रहे हैं। स्टेट हमने समझ लिया, स्टेट किस तरह से इसमें वर्क कर रही है, और प्रॉप्स हमने देख लिया है कि प्रॉप्स इसमें कैसे गेट होंगे। इसके अलावा यूज इफेक्ट के जितने भी मेथड थे वो सारे हमने देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है जी। बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है बासित मोबाइल बिल्कुल रेडी रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट नेटिव पर ही करेंगे और मोबाइल पर ही इसका व्यू देखेंगे। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर अच्छा मिल जाता है जिससे मैं मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा सकूं, या आप में से भी किसी को अगर सॉफ्टवेयर कोई ए पावर मिरर से अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं कि ताकि मैं वो सॉफ्टवेयर अपने पास डाउनलोड कर लूँ। मैं भी चेक कर लूँगा गूगल पे कोई अगर ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिससे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको शो कर सकूँ। वरना हम एंड्रॉयड एमुलेटर भी इसमें इंस्टॉल करके रख लेंगे, एमुलेटर पे भी आपको करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप इसकी फंक्शन कंपोनेंट की प्रैक्टिस करिएगा और यूज स्टेट की प्रैक्टिस करिएगा, यूज इफेक्ट की प्रैक्टिस करिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो हुक्स रह गए वो हम कवर कर लेंगे और रिएक्ट नेटिव की यूआई की तरफ बढ़ जाएंगे। बाकी जो हुक्स रह गए वो हम कवर कर लेंगे और रिएक्ट नेटिव की यूआई की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्लियर होंगी। आज की क्लास को हम यही एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूज इफेक्ट हुक्स जितने रह गए वो कवर कर लेंगे और रिएक्ट नेटिव की यूआई पे आ जाएंगे। तो अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।